काले जादू की दुनिया। जादू शब्द सुनते ही रस आ जाता है। जादू सफेद हो या काला, इंटरेस्टिंग होता है। काला जादू और काले जादू की दुनिया सही में एक अनोखी दुनिया है, और इसके बारे में और जानेंगे हिमांशु वैद्य से। नमस्ते। नमस्ते। शुरू करते हैं काले जादू से। ये है क्या चीज, और ये है भी या नहीं? जादू शब्द जब हम यूज करते हैं तो यूजुअली दो चीजों में जाता है। या तो इट इज ट्रिक्स, कोई कला है कि अभी हाथ में है और गायब कर दिया, द पीसी सरकार काइंड ऑफ जादू। कि उसका एक मतलब होता है कि इट्स अ ट्रिक ऑफ हैंड, सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, कि कुछ चीज है और अभी नहीं दिख रही है। एक आदमी बॉक्स के अंदर गया और कहीं और से निकला। सो दैट इज वन मीनिंग, एक मीनिंग है जादू वर्ड का। लेकिन जब हम काले जादू की बात करते हैं तो हम ट्रिक्स की बात नहीं करते। हम जादू वर्ड का दूसरा मीनिंग लेते हैं जिसका मतलब होता है पावर, शक्ति। तो जादू का एक मतलब तो है ट्रिक्स, जो अम्यूजमेंट के लिए होता है। जो बड़े बड़े शोज होते हैं, लोग टिकट लेके देखने जाते हैं, दैट इज वन एस मीनिंग ऑफ द वर्ड जादू, कि वो ट्रिक्स है। और जादू का दूसरा वर्ड होता है शक्ति। और ये जो शक्ति का जो एरिया है, उसमें दोनों है। शक्ति वाइट भी है और शक्ति डार्क भी है। तो वाइट जादू भी है और काला जादू भी है। और डिपेंड इस पे करता है कि कैसे पता चलेगा कि कोई शक्ति या कोई जादू सफेद है या काला है। तो उसका डिफरेंस ये है कि दो चीजों पे डिफरेंस किया जाता है। नंबर वन, पर्पस। क्या आप उस जादू को, किस या शक्ति को किस चीज के लिए यूज कर रहे हो? क्या वो किसी की भलाई के लिए है, सोसाइटी के लिए है, कंट्री के लिए है, जस्टिस के लिए है, या पर्सनल वेल्थ के लिए, पर्सनल फेम के लिए, किसी का बुरा करने के लिए? तो जो पर्पस से वो यूज किया जाता है, वो एक तरह से डेफिनेशन प्रोवाइड करता है कि वो सफेद जादू है या काला जादू। सफेद के पर्पस सात्विक होते हैं, बिनाइन होते हैं, जस्टिस की तरफ होते हैं। और काले के जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, एनवी से ड्रिवन होते हैं, इनसिक्योरिटी से ड्रिवन होते हैं। आदमी का जो डार्कर नेचर है माइंड के अंदर, उससे वो काला जादू का पर्पस ड्रिवन होता है। और आदमी का जो अंदर सात्विक एलिमेंट है, या जो सेंट्रल एलिमेंट है, न ज्यादा सात्विक न ज्यादा राजसिक, उससे न ज्यादा तामसिक, उससे जो ड्रिवन होता है, वो बाय एंड लार्ज सफेद मैजिक होता है। तब दूसरा क्राइटेरिया, तो एक तो क्राइटेरिया हो गया पर्पस का, कि कैसे अलग करें हम सफेद और काले को। तो एक तो हो गया पर्पस। दूसरा हुआ कि ये शक्ति जनरेट कैसे होती है। अगर ये शक्ति मंत्र जाप से जनरेट होती है, या खुद के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में नेचुरली जनरेट होती है, या कोई सात्विक तरीके से जनरेट होती है, ये एक तरीका है। और दूसरा है कि जो जनरेशन का तरीका है, वो अपने आप में डार्क है। कि उसमें अ, किसी को मारना इन्वॉल्व है, ब्रुटल तरीके से मारना इन्वॉल्व है, या कोई जानवर की कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स निकालना, इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट है। या जो उस फ्रेमवर्क में कहते हैं कि कोई स्पिरिट को अपने वश में करना इन्वॉल्व है। तो ये अपने आप में उसका जो जनरेशन का सोर्स है वही डार्क हो जाता है। या तो कोई ऐसे डार्क विद्या हो जो पूरी की पूरी डार्कनेस में ही दबी हुई। सो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया कि इनका जनरेशन का सोर्स क्या है। सो एक हुआ पर्पस, दूसरा हुआ जनरेशन का सोर्स। और ये दोनों के बेसिस पे हम लोग उसको सफेद जादू और काले जादू में डिफरेंशिएट करते हैं। और अब ये बात आती है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। और यही बात आती है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। यही बात कुछ हद तक आती है होम्योपैथी के ऊपर। एलोपैथी वाले तो यही बात उठाएंगे आयुर्वेद के ऊपर भी। हम्म। तो जैसे हर साइंस कहेगा कि सामने वाला बाकी का जो साइंस है वो साइंस नहीं है, हम ही सिर्फ साइंस है। तो एक एलिमेंट तो ये है कि हर साइंस ये प्रूव करने में लगा है कि सिर्फ वही साइंस है, और बाकी सब जो कंपटीशन में है वो सब सुडो साइंस है। जैसे पाकिस्तान में होता है कि काफिर कौन है, तो हर एक की नजर में बाकी सब काफिर है। हम्म। यही चीज यहाँ पे हो जाती है
कि आयुर्वेद कहेगा, एलोपैथी कहेगा कि आयुर्वेद सूडो साइंस है, और आयुर्वेद कहेगा कि एलोपैथी जो है वो लिमिटेड और रिडक्शनिस्ट सूडो साइंस है। सूडो साइंस तो नहीं है, रिडक्शनिस्ट साइंस। तो इसी तरह से ये है कि क्या ये एग्जिस्ट करता है, तो जवाब है हाँ। क्या ये साइंस है, तो जवाब है ना। तो ये क्या है, ये एक्चुअली आर्ट और क्राफ्ट के बीच का लेवल है। ना ये एग्जैक्ट साइंस है, ना ये इन एग्जैक्ट साइंस है, ना ये क्राफ्ट है, लेकिन ये आर्ट के जितना अनरिलायबल भी नहीं। तो आर्ट और क्राफ्ट के बीच की जो जगह है, वहां पे ये फॉल करता है कि इसका एक क्लियर शास्त्र है, क्लियर मेथड है काम करने का। लेकिन क्या वो सबको आता है, तो नहीं। क्या हमेशा रिजल्ट देता है, तो नहीं। पर क्या कभी रिजल्ट नहीं देता, वो बात भी गलत है। तो 100% रिजल्ट देता है ऐसा भी नहीं है, 100% फेल होता है ऐसा भी नहीं है, ये बीच में कहीं पे है। तो ये जो पूरा एरिया है इसका, वो 3 तरह से हमको पता चलता है। कैसे पता चलता है? एक होता है प्रैक्टिस से, कि आप सोसाइटी में देखो तो बहुत बड़े स्केल पे इसका यूज सदियों से हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये काम नहीं करता है, तो इतने सदियों तक लोग यूज क्यों कर रहे हैं इसको? हम्म। इसका मतलब किसी को तो रिजल्ट मिलता है। हो सकता है सबको न मिले, पर किसी को तो मिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को रिजल्ट नहीं मिल रहा है और सदियों से चल रहा है? ऐसा भी नहीं हो सकता। जितने बड़े स्केल पे उसका यूज हो रहा है, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, बॉलीवुड में, इवन जनरल सोसाइटी में, जिसकी बात हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, तो जितने बड़े स्केल पे यूज हो रहा है, उससे एक बात तो क्लियर होती है कि किसी को तो रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को नहीं। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि मैंने कई लोगों को देखा है, जो मेरे को, जिनको मैं जानता हूं एज फ्रेंड्स या एज कलीग्स और एज रिलेटिव्स, कि जिनके कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, और उन्होंने कोई पर्टिकुलर तरीके से तंत्र में गए या गुर में गए या कहीं पे गए, और उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब ये सैंपल बड़ा नहीं है, पर मैं उनको क्योंकि जानता हूं, तो मुझे पता है कि उसका रैशनल एक्सप्लेनेशन बहुत मुश्किल है। कि जो कोई रैशनल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, वो नॉन रैशनल तरीके से कैसे हो गया। तीसरा है, कुछ लोग जो इतने रिलायबल होते हैं कि कोई शक करने का क्वेश्चन नहीं होता है, वो लोग क्लेम करते हैं कि ये है। तो ये तीसरा सपोर्ट बेस होता है। कि इफ यू लुक एट मेनी ऑफ द ग्रेट सेंट्स, राइट फ्रॉम शंकराचार्य टू मैनी जैन सेंट्स टू मैनी योगिक सेंट्स, कोई कोई उन पे शक करने का कोई रीजन नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि ये है। तीसरा सपोर्ट उसका वहां से आता है। और चौथा जो सपोर्ट आता है, वो आता है लोगों की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी से। कि जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे गए हैं, उन्होंने, कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि हम बिल्कुल इसके पीछे नहीं थे, लेकिन ये पावर्स अपने आप मैनिफेस्ट होने लगे। ओके। कि हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने निकले थे, हमको पावर से कोई लेना देना नहीं था, पर धीरे धीरे ऑन द पाथ ऑटोमेटिकली दे केम दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, एंड दे कुड बी यूज्ड बोथ वेज, एज व्हाइट मैजिक और एज ब्लैक मैजिक और व्हाटएवर। तो ये सारे जो रीजंस है, ये हमको एक ओपननेस से इसको देखने पे मजबूर करते हैं। कि वी मे नॉट बिलीव इट इन 100%, बट देयर इज नो रीजन टू डिसबिलीव 100%। तो एक ओपननेस आती है कि ये एग्जिस्ट करता है, और जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, भले ही स्पेयर्सली हो रहे हैं, 25% हम्म। केसेस में हो रहे हैं, 75% में नहीं हो रहे, लेकिन वो जो 25% में हो रहे हैं, उसको आप चांस से, या एक स्लाइट ऑफ हैंड से, या वन ऑफ थिंग से आप नकार नहीं सकते। वो सब्सटेंशियल इनफ है टू बी कंसिडर्ड एज समथिंग सब्सटेंशियल। तो ये हमको बताता है कि भाई ये दोनों, फर्स्ट, कि इस तरह के पावर्स एग्जिस्ट करते हैं, और सेकंड, उनको किसी भी तरह से डिप्लॉय किया जा सकता है व्हाइट और ब्लैक पर्पज से। और उस हिसाब से एक जो सफेद जादू, काला जादू जो होता है, वो एग्जिस्ट करता है स्पेयरिंग।
100 में से 90 लोग जो होंगे वो फेक होंगे, बट ये एग्जिस्ट जरूर करता है। 10 लोगों को बाकी क्या पाएंगे। तो अगर ये है तो इसके सोर्सेस क्या क्या है? सोर्सेस अलग है। जैसे अगर आप व्हाइट पावर के बारे में बात करो, चाहे आप उसको व्हाइट मैजिक कहो या व्हाइट पावर कहो, पर उसकी बात अगर आप करो तो उसके कुछ सोर्सेज ऑलरेडी नोन एज स्क्रिप्चर्स। तो उसमें दो तरीके से, एक तो हमारे यहाँ पे गुरुओं की लाइनेज है, और एक नहीं है, हजारों लाइनेज है गुरुओं की। और वैसे हमारे स्क्रिप्चर्स है जो हजारों साल पुराने हैं, और दोनों में हमको कंफर्मेशन मिलता है कि एग्जिस्ट करता है, और ये उसको करने का तरीका। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एक है तंत्र में, बिकॉज तंत्र इंडियन स्पिरिचुअलिटी का वो रास्ता है कि जो पावर से परहेज नहीं करते। ज्यादातर स्पिरिचुअल रास्ते जो है वो पावर से परहेज करते हैं। उनका कहना है कि पावर मिलते ही आदमी अलग रास्ते पे चला जाता है और स्पिरिचुअलिटी पीछे छूट जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि इससे दूर रहो पावर से। लेकिन तंत्र एक ऐसा मार्ग है जो पावर से अपने आप को दूर नहीं रखता, वो पावर को साथ लेके चलता है, वो परहेज नहीं करता पावर से। और इसलिए क्योंकि जो तंत्र में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो इस वर्ल्ड में रहते हैं, वो हिमालय में नहीं रहते, आश्रमों में नहीं रहते, वो इस वर्ल्ड में रहते हैं। और इस वर्ल्ड में उनको क्लियर पता चल जाता है कि जस्टिस नहीं है इस वर्ल्ड में, सेफ्टी नहीं है इस वर्ल्ड में, और इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो मिनिमम पावर चाहिए ही। कि अगर आपके एरिया का कुछ बहुत रिच आदमी है, या बहुत बड़ा माफिया है, या बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, या बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, अगर वो सबके ऊपर जुल्म कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? पावर तो आपके पास है नहीं। आप सामने से लड़ने जाओगे तो मार देगा आपको। तो आपके पास क्या रास्ता रह जाता है? अगर आप कोई विधि जानते हो जो छुप के कर सकते हो, और वो आदमी मर जाए, और इसका तो कोई कोई प्रूव कर सकता कि आपने मर्डर किया है। आप अगर अपने घर में बैठ के कोई विधि कर रहे हो और वहां पे कोई मर जाता है, तो ये तो जस्टिस के लिए आपने किया। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए तंत्र में बहुत ही खुली छूट है कि इस तरह के अच्छे कार्यों के लिए पावर से परहेज नहीं करना चाहिए। सो तंत्र एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पे किताबें हैं, मंत्र है, उसको सिद्ध करने की प्रोसेस है। तो पूरा एक इलाबरेट प्रोसीजर होता है पावर को जनरेट करने की। जैसे हम पावर प्लांट में पावर जनरेट करते हैं, वैसे ये अलग तरह का पावर, ये इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है, ये एक इवेंट फैसिलिटेटिंग पावर है, कि उसको जो इवेंट करवाने के लिए आप लगा वो इवेंट होता है। और ऑब्वियसली यू कैन नॉट हैव इवेंट्स विच आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि मैं ये कहूं कि पावर जनरेट करके मैं जुपिटर को मार्स के जगह रख दूंगा और मार्स को जुपिटर की जगह रख दूंगा। उस तरह का ये पावर नहीं होता है। तो उसकी भी अपनी लिमिटेशन है, बट ह्यूमन वर्ल्ड में इट्स मोर देन एडिक्वेट। तो एक पहला होता है तंत्र। दूसरा उसका सोर्स है योगा। योगा के अंदर पर्टिकुलरली जब आप चक्र प्यूरिफिकेशन में जाते हो और लाइफ एनर्जी से जब आप प्ले करते हैं, तो इंडिया में आप उसको प्राण कहो और चाइना में उसको ची कहो, तो उसका बहुत बड़ा यूज होता है। और वो यूज योगिक मेथड से भी होता है और मार्शल आर्ट से भी होता है। जैसे चाइना में मार्शल आर्ट्स ने उसको बहुत यूज किया, दिस होल पावर जनरेटेड बाय द योगिक प्रैक्टिसेस। और शाओलिन में अगर आप जाओ तो शाओलिन में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल ट्रेनिंग, द यूज ऑफ लाइफ एनर्जी। थर्ड होता है सिद्धा। सिद्धा का जो पूरा साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली रह गया है, नॉर्थ में तो बहुत कम हो गया है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेयर थ्रू इट्स प्रैक्टिसेस पावर कैन बी जनरेटेड। चौथा होता है स्पिरिचुअल डेवलप, कि जैसे ही कोई आगे बढ़ता है तो रास्ते में अपने आप ही उसको पावर्स थोड़े बहुत आ जाते हैं। कम से कम जो ब्लेसिंग और इंटेंशन का पावर है उतना तो आ ही जाता है, कि बाय इंटेंशन यू कैन डू सर्टन थिंग्स, और बाय ब्लेसिंग्स यू कैन डू सर्टन थिंग्स। फिर उसका दूसरा सोर्स है ट्राइबल। कि अगर आप ट्राइबल जंगलों में जाओ, जैसे इंडिया में पंचमहल में जाओ, गिरनार में जाओ,
या साउथ अमेरिका में अमेजन में जाओ, या ऑस्ट्रेलिया के डीप एबोर्जिनिस में जाओ, तो वहां पे भी आपको कुछ प्रैक्टिसेस मिल जाएगी जो किसी तरह का पावर जनरेट कर रही है, और वहां पे ब्लैक ज्यादा मिलेगी, व्हाइट कम मिलेगी। उसके बाद है रेयर स्क्रिप्चर्स और प्रैक्टिसेस, कि कुछ ऐसे सीक्रेट स्कूल्स होते हैं जहां पे उनके पास वो रेयर स्क्रिप्चर्स होते हैं, रेयर प्रैक्टिसेस होते हैं, और उसमें भी डार्क ज्यादा व्हाइट कम होते हैं। तो वो एक सोर्स है जहां से जनरेट हो सकता है। और लास्ट है महाविद्या, कि पावर का एक एलिमेंट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ पावर, कि जितना पावर ज्यादा स्ट्रांग है उतना उसका यूटिलिटी ज्यादा। कि आपके पास एक बंदूक से चलाने वाली गोली है या तोप से चलाने वाला गोला है, आपके पास पावर किस क्वांटम में है। सो पावर में एक तो यह है कि जनरेट हुआ या नहीं, और दूसरा है कि कितना जनरेट, और तीसरा है कि उसका नेचर क्या है, क्या वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या कुछ ही कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल। तो ये जो होता है, इसमें महाविद्या आती है, कि अगर आप 10 महाविद्या या 10 भैरव की साधना की बात करो, तो बाकी सब साधनाओं में ये सबसे ज्यादा इंटेंस मानी जाती है। अब जितनी इंटेंस होगी उतना पावर जनरेटेड भी इंटेंस होगा। अब उसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, और ज्यादातर लोग तो व्हाइट ही करते हैं, पर कुछ लोग डार्क पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। तो ये जो सारा पूरा वर्ल्ड है, ये इट्स लाइक द जनरेटिंग वर्ल्ड, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल के पावर प्लांट है, सोलर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, विंड मिल्स है, अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वैसे ही ये अलग अलग तरीके हैं उस पावर को जनरेट करने के, जिसको फिर आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द सोर्सेस। इसके सबसे कॉमन एप्लीकेशंस क्या है? सबसे कॉमन एप्लीकेशन इस पे डिपेंड करते हैं कि सबसे कॉमन आदमी की डिजायर्स क्या है, और सबसे कॉमन आदमी के फियर्स क्या है। क्योंकि आदमी के पास कभी भी पावर आएगा तो कहाँ अप्लाई करेगा, अपने डिजायर्स के लिए, अपने फियर्स के लिए सबसे पहले। तो जैसे डिजायर्स जैसे फियर्स वैसा एप्लीकेशन। इसको अगर हम देखें और स्पेसिफिक्स में, तो सबसे पहला यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कुछ प्रॉब्लम्स जो रैशनली सॉल्व नहीं हो रहे, कि आपने बहुत कोशिश की लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप थक जाओगे। और जब साइंटिफिक एरिया में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो फिर आप नॉन साइंटिफिक एरिया में जाओगे, कि नॉन साइंटिफिक एरिया से कोई शुरू नहीं करेगा। दिस विल ऑलवेज बी द लास्ट रिजॉर्ट। आदमी पहले तो सब कुछ साइंटिफिक रैशनल ही करेगा, लेकिन उस एरिया में जब उसको कोई समाधान नहीं मिलेगा, और समाधान बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ऑल्टरनेटिव चूज करेगा। तो उसी तरह से ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो प्रॉब्लम्स जिसका कोई अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं। और अगर आप कुछ वीडियोस देखो यूट्यूब पे, से राजश्री नंदी के वीडियोस, तो उन्होंने खुद कहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाते, उसके लिए कुछ तांत्रिक विधि करके यू हैव टू गिव एनिमल सेक्रीफाइस। अब ये अपने आप में ही एक स्कैंडल है आज के हिसाब से, इट्स पॉलिटिकली सो इनकरेक्ट। सो एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो कभी सॉल्व नहीं हो रहा है कहीं से, उसको अगर कोई सॉल्व करके देता है, तो एक वो एप्लीकेशन है। दूसरा है वेल्थ, कि वेल्थी होने के लिए भी यूज किया जाता है, जिसमें पर्टिकुलर यंत्रों को पावर एनर्जाइज किया जाता है, और उस पर एप्लीकेशन होता है पावर का। तीसरा होता है फ्यूचर प्रोबेबिलिटी के लिए, कि एज अ प्रिवेंटिव, कि अगर किसी को लगता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है, तो उसके प्रिवेंटिव के हिसाब से यूज किया जाता है। चौथा होता है एनिमी के डिस्ट्रक्शन के लिए, और ये बिजनेस और पॉलिटिक्स में बहुत कॉमन, कि आप जिससे भी कॉम्पीट कर रहे हो, बिजनेस, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड, तो यहाँ के लोग लगे रहते हैं इस तरह की पूजाएं करवाने। अगर आप एक्चुअली देखो कि ये जो इस तरह के जो हवन या पूजा करने वाले लोग हैं, उनकी इनकम कहाँ से आ रही है,
तो 75% ऑफ देयर इनकम विल बी कमिंग फ्रॉम दिस थ्री सोर्सेस, बिग बिजनेसमैन, बिग पॉलिटिशियंस एंड बॉलीवुड। द रीजन इज कि जहां पे स्टेक्स बहुत हाई होते हैं और अनसर्टेनिटी बहुत हाई होती है, वहां पे रीजन इज नॉट एडिक्वेट, आपको ऐसी कोई चीज की जरूरत है, बिकॉज आप जिस एरिया में हो वहां पे सब कुछ मेरिट से नहीं चल रहा है, बहुत सारे करेक्ट। नॉन मेरिट फोर्सेस चल रहे हैं। सो ये किसी को एश्योरेंस नहीं है कि बिकॉज आई एम गुड इन माई वर्क आई विल सर्वाइव। यू मे बी गुड इन योर वर्क एंड यू विल स्टिल बी किक्ड आउट, बिकॉज इट्स नॉट अ मेरिटोक्रेटिक फ्रेमवर्क। और जहां पे मेरिटोक्रेटिक प्रेडिक्टेबल फ्रेमवर्क नहीं है, वहां पे गोइंग टू मैजिक इज वेरी इजी। सो सेकंड वहां पे है। थर्ड है टू कॉज डेथ टू समबडी, विच कैन नॉट बी फाउंड आउट, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मर्डर तो है नहीं। नाउ some will say that this is not even possible, maybe it is not possible, but what we see is people getting done pujas for this purpose, getting done havans for this purpose। अब सही में होता है या नहीं पता नहीं, पर ऐसा हो जाए इसलिए एफर्ट तो लोग जरूर करते हैं, खर्चा भी करते हैं। फिर होता है डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने में। आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, यू आर अबाउट टू आस्क समथिंग? No, no, not. I'm listening. सो फिर होता है डिसीजन मेकिंग, कि देयर आर सम types of magic which influence the mind and make the person decide in a particular way। जैसे वो फिल्म थी इंसेप्शन, अगर आपको याद हो तो, I remember. कि उसमें ये था कि किसी के सपने में जाके एक आइडिया प्लांट करना है, ताकि जब वो उठे तो वो आइडिया ऊपर आए, उसको लगे कि मेरा ही आइडिया है, और वो एक पर्टिकुलर टाइप से डिसीजन ले। अब वो तो मूवी थी, वो तो एक प्लॉट था, पर रियल लाइफ में भी कुछ विद्या ऐसी है इस फ्रेमवर्क के अंदर। अब अगर आप इस फ्रेमवर्क को ना मानो और ये कहो कि सभी बेकार है, तो वो भी एक तरीका है सोचने का। बट जिन्होंने इसको थोड़ा भी यूज होते हुए देखा है, इफेक्ट होते हुए देखा है, दे विल नॉट डिसमिस इट कंप्लीटली। दे मे टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि 90% ऑफ इट मे नॉट बी राइट, बट देयर इज समथिंग इन द 10%, उस तरह से ये। सो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए फिर एक कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीजें होती है, पावर्स होते हैं, विच आर फॉर सिडक्शन, कि they are used to seduce somebody, make somebody like somebody, make somebody fall in love with somebody, make somebody get attached to somebody। फिर होता है दो लोगों में क्वारल कराने के लिए, कि दो बिजनेस पार्टनर्स है और आप चाहते हो कि क्वारल करके अलग हो जाए, या दो पॉलिटिकल लीडर 20 साल से साथ में है और आप चाहते हो कि अलग हो जाए, उसके बीच में कोई मतभेद हो जाए, तो उसके लिए पावर्स होते हैं। फिर होता है हेल्थ को ठीक करने के लिए या खराब करने के लिए। ऑफ कोर्स खुद का होगा तो कोई ठीक करवाने ही जाएगा, और अगर दुश्मन का होगा तो खराब करवाने जाएंगे। उसके बाद होता है बैड लक को ठीक करने के लिए, कि कई बार कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा होता है कि बचपन से ही दे ऑलवेज हैव हार्ड लक, जो भी करने चाहते हैं कुछ होता ही नहीं, कोई ना कोई मुसीबत होती है लेकिन वो पहुंचते ही नहीं जहां पहुंचना है। सो दे विल गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और कुछ सॉल्यूशन बताएगा, फिर नहीं होगा तो देन दे विल गो टू तांत्रिक्स, और दे विल गो टू पीपल ऑफ दिस टाइप के अनडू माय बैड लक। फिर होता है अरेस्ट। अरेस्ट मतलब पुलिस वाला अरेस्ट नहीं, लेकिन जैसे हम छोटे थे तो खेलते थे स्टैच्यू, स्टैच्यू बोल के आदमी जैसे होता था वैसे ही खड़ा हो जाता। यू रिमेन फ्रोजन इन वॉट एवर पोजिशन यू आर, दैट काइंड ऑफ एन अरेस्ट, कि यू वांट समबडी नॉट टू प्रोग्रेस, आप चाहते हो कि जहां है वही वो फ्रीज हो जाए, कोई मूवमेंट ना हो उसकी। अब ये हो सकता है कि आपके सामने कोई कोर्ट में केस चल रहा है, आप नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। ये हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिटर इंडस्ट्री में है, आप नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। तो किसी भी तरह का जो अरेस्ट है, जो फ्रीजिंग है, उसकी कुछ पर्टिकुलर विद्याएं होती है। सबसे पॉपुलर जो है वो
बगलामुखी की महाविद्या की साधना है। दे यूज इट फॉर प्राइमरली अरेस्ट। Okay. And it's proven, sir? It's proven. Have you seen? आई हैव नॉट सीन इट माई सेल्फ, Mhm. बट बगलामुखी आई हैव नॉट सीन माई सेल्फ इन दैट वे। लेकिन इससे पहले जो मैंने बात की थी बैड लक का टर्निंग, दैट आई हैव सीन। Okay. जो से 24 साल में कॉलेज से निकल के जॉब पे लगा या बिजनेस में लगा, और एक के बाद एक मुश्किलें ही आती रही, कहीं वो स्टेबल हो ही नहीं पाया, और वो करते करते थक गया, और वो 34 35 36 का हो गया, और 36 की उम्र में उसने कुछ किसी आदमी के साथ कुछ करवाया, और फिर उसका लाइफ स्मूथ हो गया। स्मूथ मतलब पहले से काफी स्मूथ हो गया, और अभी के लाइफ में और पहले की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई कंपैरिजन ही नहीं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेवलप्ड कंट्री एंड अ डेवलपिंग कंट्री। कि पहले वो इंडिया में स्ट्रगल कर रहा था कि वो 2 BHK नहीं खरीद पा रहा था, अब वो कोई डेवलप कंट्री में जाके आराम से रह रहा है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। तो वो मैंने देखा है। और पॉलिटिक्स में मैंने सुना है, इसके बाद का जो पॉइंट है पॉलिटिक्स वाला, कि मैंने सुना है कि कुछ पॉलिटिशियंस की जो डेथ हुई एक्सीडेंट्स, तो उनका जो प्लेन उड़ाने वाला पायलट था, उसके उनके ऊपर और पायलट के ऊपर कुछ इन्होंने किया था। अब रैशनली तो ऑफकोर्स इसको कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जस्टिफाई तो नहीं कहना चाहिए, पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। पर लोग बात जरूर करते थे कि उनके दुश्मनों ने तांत्रिकों से मिलके ऐसा कुछ किया था कि उनकी मौत हो गई। अब ये मैंने सुना हुआ है, लेकिन देखा हुआ मतलब नजदीक से कुछ नहीं देखा है। लेकिन बैड लक का मैंने नजदीक से देखा हुआ है, हेल्थ का मैंने नजदीक से देखा हुआ है, वेल्थ का मैंने नजदीक से देखा हुआ है। Okay. ये जो हमने लिस्ट बताया, और फ्यूचर हम्म, प्रोबेबिलिटी का भी मैंने नजदीक से देखा हुआ है कि वे किसका, सर? फ्यूचर प्रोबेबिलिटी Okay. Okay. समथिंग वाज लर्किंग अराउंड द कॉर्नर के कुछ होने ही वाला था। एवरीवन एक्सपेक्टेड इट टू हैपन, इट डिड नॉट हैपन। तो ये जो लिस्ट बताया कि कॉमन एप्लीकेशंस कौन से हैं, उसमें से 3 4 मैंने नजदीक से देखे हैं, 1 2 मैंने सुना है, और बाकी के मैंने डिस्टेंस ले पढ़े हैं या किसी और को कहते हुए सुने हैं। लेकिन जिनको मैंने कहते हुए सुने हैं, उन पे डाउट करने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही जेन्युइन लोग थे। Okay. उसके क्या कहते हैं कॉमन एप्लीकेशन। Okay. और इसके सेंटर्स इंडिया में कहाँ पर है? वैसे तो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखो तो बंगाल में, केरला में, गुजरात में गिरनार में, और ट्राइबल एरियाज में, और एक कामाख्या के जंगलों में, असम में। Okay. यहाँ पे बड़े कॉन्सेंट्रेशंस, पिछले हिस्टोरिकल अगर आप पिछले 250 साल देखो, तो पिछले 250 300 साल में यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहा है। पर वैसे तो पूरे इंडिया में फैला हुआ है, क्योंकि अ, जितने भी शक्तिपीठ है और जितने भी मेजर टेम्पल्स हैं इंडिया में, उनके आजू बाजू कोई ना कोई छोटा सीक्रेट स्कूल या सीक्रेट लोग होते ही हैं, जो वहां पे कोई ना कोई साधना करके पावर जनरेट करते हैं। और फिर यूज तो उसका व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। वो तो पावर जनरेट करने वाले की खुद की एथिकल प्योरिटी पे, और लोग बदल भी सकते हैं। यू नेवर नो, पावर आने के बाद आदमी व्हाइट से डार्क की तरफ जाने लगे। Right. So anything can happen. कि one may not start with black magic, one may start with white, but once you accumulate power, it can go to your head. और वो जो है वो एक अलग चीज है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे वर्ल्ड में भी इस तरह से ये फैला हुआ है। जैसे वर्ल्ड में अगर आप अमेजन के जंगलों में देखो,
आप साउथ अमेरिका के जंगलों में देखो, आप ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स में देखो, आप मिडल ईस्ट की सीक्रेट स्कूल्स के अंदर देखो, तो कोई ना कोई मिस्टिकल स्कूल, कोई ना कोई मिस्टिकल प्रोसेस, कोई ना कोई पावर जनरेटिंग प्रोसेस है ही वहां। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेस्ट में तो पीपल आर ऑलमोस्ट बिकमिंग प्रोफेशनल्स। जैसे अगर आप इंटरनेट सर्च करो तो आपको मिल जाएंगे विमेन हु कॉल्स देमसेल्फ विचेस। यस, पहले वी यूज्ड टू आई हैव थिंक, रेड अबाउट। we thought of it as a bad word, but now it's a designation people are giving it to themselves. पहले किसी को विच कहने का मतलब एक गाली देने जैसा होता था, यस। बट अभी तो लोग कार्ड छपवा रहे हैं जिसपे लिख रहे हैं विच। मतलब एक प्रोफेशन बन रहा है धीरे धीरे ये, कि जैसे कोई कार्ड दे आपको कि कार्ड पे लिखा हो नाम और डेजिग्नेशन लिखा हुआ विच, चुड़ैल, डायल, दिस काइंड ऑफ थिंग। सो ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है एक दिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह चार्टर्ड ब्लैक मैजिशियन भी आएगा, चार्टर्ड व्हाइट मैजिशियन भी आएगा। आई थिंक है भी, क्योंकि किसी किसी ने ना पीएचडी कहते हैं बाहर से की हुई है इस पे, ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ सुनने में भी आता है। राइट, राइट। ऐसा। सो वी या। आर डिफरेंट काइंड ऑफ इमर्जेंस ऑफ दिस थिंग, कि पिछले 200-250 साल में जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब से हुआ, बेसिकली तो उससे भी पहले क्रिश्चियन इरा से ही उसका डिमाइज शुरू हो गया इस सब चीजों। बिकॉज इन क्रिश्चियनिटी इट वाज थॉट दैट ऑल दीज आर सैटेनिक डूइंग्स, कि कोई भी इस तरह का जो पावर एक्यूमुलेशन है आउटसाइड ऑफ द चर्च इज अ सैटेनिक डूइंग। सो दे यूज्ड टू बर्न द विचेस एट द स्टेक, कि क्रॉस पे लगा के जिंदा जला दिया करते थे। उनको अगर पता चलता था तो उससे क्या हुआ कि पूरी मूवमेंट अंडरग्राउंड हो गई। तो उस वजह से वहां से उसका वो पतन शुरू हुआ। और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इट वाज लुक डाउन एज समथिंग ऑफ द अनएजुकेटेड, समथिंग ऑफ द सुपरस्टिशियस। नोबडी गेव एनी करेंसी टू द फैक्ट कि देयर मे बी अल्टरनेटिव वेज ऑफ गेनिंग पावर। लेकिन पिछले 50 साल में, और खास करके पिछले 25-20 साल में, आई वुड से 20 साल में ज्यादा रिन्यूड इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। मैजिक के वर्ल्ड में, पैरासाइकोलॉजी के वर्ल्ड में, ह्यूमन पोटेंशियल के वर्ल्ड में। और ये एक क्या कहते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड एक नया रीएक्टिवेशन कर रहा है ऑफ न्यू सेंटर्स डेडिकेटेड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स कमिंग अप। मतलब अभी ये जैसे अब इट इट इज नाउ अ काइंड ऑफ, हर जगह है ये अभी, मतलब ये एक इसकी तरह एक्सेप्ट किया गया है कि The एज एन। the only caveat is कि in the Islamic world this is punishable by death in many countries. यस। Because like in early Christianity, they see it as a satanic doing. ओके। So वहां पे all the schools will be secret. They will be underground. Or many of them will put forward the front of a Sufi. राइट। Inside they will be doing something mysterious, but outside it will be, the front will be different. बट इंडिया में ओके। क्योंकि ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन नहीं रहा तो हमारे यहाँ सब कुछ ओपन में रहा। सो अभी ये हो रहा है कि लोगों में जो रिन्यूड इंटरेस्ट है, और दूसरा है कि हमारे लोगों को ऐसी चीजों में इंटरेस्ट भी पहले से बहुत ज्यादा है, कि राइट। साइंस से ज्यादा हमको मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी, इन सब एनिग्मेटिक चीजों में इंटरेस्ट है। यस। So that is something which is in our culture for a very long time, that is activating again. And therefore you see the whole internet now flooded up with these things. Obviously 90% of them are fake, but there is something to it uh, in terms of the other 10% who know to some extent the half science of it. I would not call it science, it's a half science. या। That kind of thing. And some people actually practice it so rigorously that they make a claim it's a full science. मेरे को एक one of my gurus, he used to tell me, because he saw that I was skeptical. So he told me
कि कोई चीज पे श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं. डोंट बिलीव इन एनीथिंग. You just follow the procedure I am telling you and see the result. If you don't get the result, stop it. If you get the result, then follow the next instruction. कि मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा वैसे करो, उसका रिजल्ट आएगा. उस रिजल्ट सेटिस्फाइड हो तो मुझे पता हो कि दूसरा इंस्ट्रक्शन दूं या ना दूं, फिर उसको फॉलो करो. और उनका बिल्कुल क्लियर था कि ये बिल्कुल साइंस. ही वॉज सो क्लियर अबाउट. अनफॉर्चुनेटली बिफोर आई कुड learn from him, he passed away. And that itself is a mysterious thing. कि उसमें ऐसा था कि इस लाइन में 2 बार टेस्ट किया जाता है, 2 या 3 बार, 2 बार तो मिनिमम टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट को कि सही में इसमें फायर है या नहीं. सो ही टेस्टेड मी ट्वाइस and I was very frustrated because he would call me at 10:30 at night and his house was on the other end of the city. So I would go all the way from this end of the city to that end of the city and I would reach there by 10:30, 11 and he would say कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं, बिजी हूँ, बाद में. And I would be so frustrated. तो 2 बार उन्होंने मेरे को टेस्ट करना था तो कर लिया फॉर्चुनेटली. फिर उन्होंने कहा, दूसरी बार उन्होंने कहा कि अभी मैं बिजी हूँ, ऐसे करना 1 महीने के बाद. और मैं जब 1 महीने के बाद गया तो मेरे को पता चला कि 1 वीक पहले ये पास्ट है. ओके. तो वो रह गया. बट ही ड्यू इट एग्जैक्टली लाइक अ साइंस. वी हैव क्या लेस. ये सच सच है कि तंत्र का बहुत बड़ा उपयोग है इसमें? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लेकिन एक ही मिनट बाकी है. कैन वी टेक इट अप इन द ओके. सेकंड पार्ट? यस. यस सर.